प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। जैसे कि जो अपन है कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का चैप्टर जो है सेकंड अपन ने जो है स्टार्ट किया है विलियन वाला, जिसमें अपन ने जो है पीछे के वीडियो में जो आपका विलियन के प्रकार, मुख्य प्रकारों के नाम और समांगी और विषमांगी विलियन है उसको अपन ने है आपका जो है समझा था। अब जो है उस दिन जो है अपन ने जो है टॉपिक आपका ने स्टार्ट जो करना था वो था आपका जो है विलियन का जो है प्रकार है किसके आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले था आपका 1 नंबर आपका था तनु विलियन, 2 नंबर था आपका जो है सांद्र विलियन, और 3 नंबर था आपका संतृप्त विलियन, और 4 नंबर था आपका असंतृप्त विलियन। ठीक है, इनमें दो ये आपके मुख्य प्रकार से जो विलय की मात्रा के आधार पर है, इसको भी अपन विलय की मात्रा के आधार पर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी अलग परिभाषाएं होगी। यहाँ पर है कि इसमें टेम्परेचर साथ में आ जाता है, इनमें टेम्परेचर का आपका जनरली कोई योगदान नहीं होता है। और किस प्रकार से होगा वो अपन जैसे जैसे पार्ट में आगे बढ़ेंगे वहां पर ये चीजें अपन करते जाएंगे। फिर आज सबसे पहले अपन आते हैं तनु विलियन में। अगर मैं बात करता हूं तनु विलियन की, तो इसके बारे में जो है आपको जो है 10th क्लास में भी इसके बारे में तनु और सांद्र के बारे में थोड़ा है आपका जो है परिभाषाएं आई थी, छोटी सी परिभाषाएं, तो वहां पर जो है परिभाषा आपने समझ रखी होगी। अगर फिर भी नहीं आपको पता है तो यहाँ से जो इसको ध्यान से समझ लेना, क्यों ये आपकी जो है प्रैक्टिकल होगा, वहां पर भी आपको तनु और सांद्र विलियन है वो बताना जो है बनाना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, यानी 12th क्लास में जब प्रायोगिक परीक्षाएं होती है तो उनमें जब अपन प्रयोग करते हैं या जो अपन है प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहां पर तनु और सांद्र विलियन ये शब्द बार बार आएगा कि इसका तनु विलियन लेते हैं, इसका सांद्र विलियन लेते हैं। तो ये चीजें बार बार आपके सामने आएगी कि तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है। तो तनु और सांद्र वाले जो है विलियन का प्रकार है उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, और उसको आज ही आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है। तनु विलियन, विलियन का मतलब विलय और विलायक है भाई। विलियन दो घटकों से मिलकर बना है या दो अवयवों से विलय और विलायक की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं तनु विलियन। तो तनु विलियन है, इसका मतलब विलियन तो हो गया, इसका मतलब इसमें विलय और विलायक तो है। अब ये तनु कैसे हुआ, तो उसके लिए जो इसकी परिभाषा है वो आपकी कुछ इस प्रकार से होगी कि तनु विलियन में क्या होता है, वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम हो वह तनु विलियन कहलाता है। वे क्या कहलाता है, तनु विलियन कहलाता है। तो तनु विलियन की क्या परिभाषा होगी कि वह विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो उसको क्या कहा जाता है, तनु विलियन कहा जाता है। या इस परिभाषा को ऐसे समझ सकते हो, जनरली अपन है विलायक किसको मानते हैं, जल के रूप में मानते हैं। तो इसको जल के आधार पर आपकी 10th क्लास में आई थी कि जिसमें जल, ऐसा विलियन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो वो आपका क्या होता है, तनु विलियन होता है। लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं लेना, आपको इसको पूरे विस्तार से जो है आपका एग्जैक्ट क्या परिभाषा होती है कि विलियन में अपन जानते हैं विलय और विलायक होता है, लेकिन वह जो है आपका विलियन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा है बहुत कम हो, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में, तो वो आपका विलियन है वो कौन सा विलियन कहलाएगा, तनु विलियन कहलाता है। और प्रयोग जो है प्रयोगशाला में या लैब में है, जनरली जितने भी आपके एसिड और क्षार वगैरह या जो भी अपन विलियन बनाते हैं वो आपके प्रयोग में तनु प्रकार के विलियन बनाते हैं, क्योंकि तनु में अपन है विलायक है उसको अपन है ज्यादा रखते हैं और जो आपका विलय है उसको कम रखते हैं। मान लो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है तो अपन इसको अगर बहुत ज्यादा, क्यों, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड प्योर है तो वो सांद्र है, अगर अपन लेके आते हैं मार्केट से तो वो सांद्र रहता है। अब अगर सांद्र से अपन प्रयोग करेंगे, अगर हाथ पर गिर जाएगा तो वो आपका क्या होगा, हाथ वहां से जल भी सकता है। तो जनरली प्रयोग में अपन है उसको जो है यूज में नहीं ले सकते। या तनु विलियन अपन देखते हैं पिपेट से खींचना भी अपने को मुंह से पड़ता है, तो वो अगर अपन सांद्र काम में लेंगे तो अपने सिर में चला जाएगा, तो उसकी वजह से जो है नुकसान भी हो सकता है। तो वहां पर है तनु विलियन बनाया जाता है। तनु विलियन में क्या करते हैं अपन, तनु विलियन बनाने के लिए मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है,
इधर आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका अपन ने क्या ले लिया, सपोज देख इसके एग्जैक्ट मान है कितने जल में कितना मिलाते हैं वो आपको प्रयोग कराएंगे, तब आपको जो है आपका वहां पर प्रयोग करोगे या आपके जो है बोर्ड एग्जाम होंगे उससे पहले आपके जो है आरबीसी बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे पहले प्रयोग होते हैं, तो वहां पर आपको समझाया जाता है सब्जेक्ट टीचर के द्वारा किस प्रकार से जो है कितनी मात्रा घोलनी है, कैसे तनु विलयन बनाया जाता है। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी ये जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है सांद्र, अपन मानते हैं कि ये सांद्र है, यानी कि जब इसको मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, सांद्र रहता है। अब सांद्रता कितनी हो सकती है, 90, 99, 84, कितनी भी सांद्रता के रूप में रह सकता है। तो ये आपका सांद्र है इस अवस्था में। अब अपन प्रयोग करने के लिए इसको तनु बनाएंगे, तो तनु के लिए क्या करते हैं अपन, ये 250 ml का है यहाँ पर पात्र लेते हैं, यानी कि ये एक पात्र है जिसमें अपन ने जो है 250 ml है आपका क्या मिला दिया, जल मिला दिया, ठीक है। या फिर 250 से जल एक बार मिलाते नहीं है, इसको जो है 250 से कम रहते हैं, या फिर जो है इसको थोड़ा सा 250 से कम रख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, यानी कि पूरा पात्र है ये 250 ml का है जिसमें आपका जल रहेगा, तो इसको एक बार में क्या करता हूं 200 जो है 42 ml है इतना इसमें क्या करते हैं, जल है वो आपका क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक जो आपका एसिड है उसमें से क्या करते हैं, ये धीरे धीरे आपका सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी बूंदे मिलाते जाते हैं। कितनी मिलाएंगे, 8 ml। धीरे धीरे इसमें क्या करते हैं, 8 ml है वो आपका क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 डालेंगे। तो ये धीरे धीरे इसमें आएगा 8 ml कर करके, ये पूरा विलयन है वो कितना हो जाएगा 250 ml, जिसमें आपका 8 ml क्या है, H2SO4। तो देखो यहां पर जो है आपका विलायक है 242 जो है ml है, जल आपका विलायक है 242 ml है, जबकि आपका H2SO4 है 8 ml है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, विलयन में जब विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, अत्यंत कम हो, तो उस स्थिति में जो आपका विलयन बन करके आएगा वो विलयन आपका कैसा होगा, तनु विलयन होगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका सांद्र हो जाएगा वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा है वो आपकी विलायक में जो है विलायक की तुलना में अधिक होती है, या जिसमें विलय पदार्थ है वो विलायक जो है विलय है वो विलायक में अधिक मात्रा में घुला हुआ हो, यानी कि विलायक है तो इसमें अधिक मात्रा में अगर आपका विलय घुल जाएगा तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, सांद्र। तो पहले तनु विलयन की परिभाषा दोबारा से देखते हैं, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो, अत्यंत कम हो, वे तनु विलयन कहलाता है। जैसे कि अपने को जो है H2SO4 का तनु विलयन बनाया, तो H2SO4 का जो है ये तनु विलयन बना है, तनु जलीय विलयन इसको बोलते हैं। तो उसके लिए अपने क्या किया, 250 ml का पात्र लिया जिसमें पूरा अपने को विलयन 250 ml करना है, तो उसमें अपने 242 ml जल ले लिया। क्यों, जल में एसिड मिलाते हैं, कभी भी जो है आपका अमल में जल नहीं मिलाते हैं, ये सावधानी रखनी होती है जब प्रयोग करते हैं। तो 242 ml मैंने यहाँ पर क्या लिया, जल ले लिया, उसमें जो है 8 ml आपका क्या किया, H2SO4 डाल दिया। तो ये विलय यानी कि जल में आकर के ये घुलेगा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो है आपका आकर के घुलेगा, स्वयं घुलेगा, वो तो होगा आपका विलय, और जो घोलने का कार्य करेगा यानी कि इसको ये घोलेगा कौन, जल, तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और अपन देखते हैं विलय जो आपका H2SO4 है उसकी मात्रा क्या है, अत्यंत कम है, किसकी तुलना में, आपके विलायक या जल की तुलना में। तो ये हो जाएगा आपका तनु विलयन। अब नेक्स्ट जो आपका प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका सांद्र विलयन। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर में सांद्र विलयन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी परिभाषा लिखते हैं। सांद्र विलयन, अगर मैं सांद्र विलयन की बात करूं तो सांद्र विलयन है उसकी परिभाषा आपकी क्या होगी, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई हो, वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई हो, तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है।
तो विलय की मात्रा के आधार पर बात करते हैं तो सांद्र विलयन है उसके आधार पर अपन विलय की मात्रा के आधार पर दूसरा प्रकार है आपका सांद्र विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा विलायक में घुली हुई यानी कि विलय अधिक हो जाता है, उस स्थिति में वो विलयन जो बनेगा वो आपका किस प्रकार का विलयन होगा, सांद्र प्रकार का विलयन। इसको अपन यहाँ पर ये डायग्राम में उल्टा कर देंगे तो वो आपका सांद्र विलयन बन जाएगा। तो ये हो गया विलय की मात्रा के आधार पर दूसरा प्रकार है आपका कंप्लीट। अब तीसरा जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, जो है संतृप्त और असंतृप्त। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन है तीसरे प्रकार पे। अब देखो अपना तीसरा जो प्रकार रहेगा वो आपका रहेगा, इसमें जो है तीसरा जो अपना प्रकार है वो है आपका संतृप्त विलयन। अब देखो संतृप्त विलयन है, ये भी परिभाषा आपकी आएगी और इसमें भी अपन है जब प्रायोगिक या प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आएगा इसका संतृप्त विलयन लेते हैं, इसका असंतृप्त विलयन है। तो इसका ज्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है, अपने को सिर्फ जो है इसकी परिभाषा देखनी है कि संतृप्त विलयन है वो आपका किस प्रकार से होता है। विलय की मात्रा के आधार पर अपन बात करते हैं तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन, एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें या जो शुद्ध ठोस में या शुद्ध ठोस के साथ साम्य अवस्था में हो, शुद्ध ठोस के साथ साम्य अवस्था में हो तथा इसी ताप पर उसमें और अधिक मात्रा में ठोस, जिसको अपन विलय भी बोलते हैं, ठोस घोला ना जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये होगी आपकी इसकी परिभाषा संतृप्त विलयन, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, यानी कि टेम्परेचर ध्यान रहना फिक्स रहेगा, ठीक है। एक निश्चित टेम्परेचर पर आपका एक विलयन है तो उस विलयन में क्या होगा, जो अपन शुद्ध ठोस है वो विलयन ऐसा होगा कि इस टेम्परेचर के साथ में वो साम्य अवस्था में आप करेगा, यानी कि अवस्था है वो आपकी जो है साम्य अवस्था में रहेगी। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जो विलयन है वो उस ठोस के साथ, अब वो विलयन में ठोस क्या होगा, विलय पदार्थ होगा, तो ठोस के साथ साम्य अवस्था पर हो। अगर इसी ताप पर, जिस ताप पर ये इस विलयन के साथ शुद्ध ठोस है, ये विलयन है इस ठोस के साथ साम्य अवस्था पर है, जिस टेम्परेचर पर, अगर इसी टेम्परेचर पर अगर मैं इसमें और अधिक है ठोस यानी कि विलय मिलाऊं तो क्या होगा, जो है वो विलय घुलता नहीं है या इसको घोला नहीं जा सकता, तो उस विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फिक्स टेम्परेचर पर एक विलयन है जो शुद्ध ठोस यानी कि उसके अंदर जो ठोस घुला हुआ है, जो विलय है उसके साथ वो साम्य अवस्था पर है। अगर मैं इसी टेम्परेचर इसमें और अधिक अगर मैं ठोस घोलने की कोशिश करूं या विलय पदार्थ घोलने की कोशिश करूं तो वो घुलता नहीं है। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। और फोर्थ है अपना असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन की परिभाषा इसकी जस्ट क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, विलय पदार्थ को इसी ताप पर और अधिक मात्रा में घोला जा सके। ऐसा विलयन, टेम्परेचर ये रहेगा, निश्चित परिभाषा ये रहेगी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ को इसी ताप पर और अधिक घोला जा सके तो वह विलयन
असंतृप्त, तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ को इसी ताप पर, यानी कि जो निश्चित टेम्परेचर था, इसमें अगर विलेय पदार्थ अपन घोलते हैं और वो घुल जाता है तो वो विलयन कैसा हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। तो दोनों में अंतर करके देखना, परिभाषाएं एकदम आसान होगी। संतृप्त विलयन यानी कि एक जो है फिक्स टेम्परेचर पर कोई विलयन है, वो उसके अंदर जो है शुद्ध ठोस यानी कि जो विलेय पदार्थ है उसके साथ वो साम्य अवस्था में है। अगर मैं इसी टेम्परेचर इस प्रकार के विलयन में, यानी कि इस टेम्परेचर में जो अपने फिक्स टेम्परेचर है, अगर इसी में अगर मैं और उसमें शुद्ध ठोस पदार्थ यानी कि विलेय और घोलूं, तो जब विलेय अगर घुलता नहीं है तो विलयन कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और इसी टेम्परेचर पर अगर आपका विलेय है वो और आपका अधिक है, घुल सकता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो विलयन क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर है वो आपकी जो है विलयन का प्रकार है, आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर था आपका जो है विलयन के वर्गीकरण में अपने अगला जो प्रकार पढ़ा था वो था आपका भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें अपन ने पढ़ा था गैसीय, द्रव और ठोस प्रकार का विलयन। तो इसको जो है अपन रद्द करते हैं और फिर तीसरे प्रकार पे अपन आते हैं जो कि है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के लास्ट। और अपना जो है आपका तीसरा प्रकार है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन होता है। तो गैसीय विलयन की मैं बात करूं तो गैसीय विलयन क्या होगा, जैसे कि किसी को भी अपन यहां पर मिलाएं, विलयन है वो आपकी कौन सी स्टेट में आना चाहिए, यानी कि कोई कैसा भी विलयन है, चाहे विलय किस में हो चाहे विलय किस में ही हो, लेकिन लास्ट में जो आपका सॉल्यूशन बनता है या जो विलयन बनता है उसकी स्टेट है वो आपकी कौन सी स्टेट में रहनी चाहिए, गैसीय अवस्था में रहनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, जब किसी एक गैस को अन्य किसी गैस के साथ मिश्रित किया जाता है या यहां पर ये भी लिख सकते हैं द्रव या ठोस के साथ भी इसको मिश्रित कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं गैस द्रव और ठोस में भी घुली रहती है। द्रव में कैसे घुली रहती है, जैसे जल है तो जल के अंदर कौन सी गैस घुली रहती है, ऑक्सीजन गैस घुली रहती है। तो आपको क्या लिखना है परिभाषा, जब ये परिभाषाएं जनरली पूछी नहीं जाती है लेकिन अपने सिंपल समझने के लिए कि विलयन होता क्या है उसके लिए अपन देख रहे हैं कि जब किसी एक गैस को अन्य किसी गैस के साथ में अपन जो है मिश्रित करते हैं। अब इस गैस के साथ में अपन द्रव भी मिश्रित कर सकते हैं और ठोस भी मिश्रित कर सकते हैं, वो भी अपन उदाहरण पढ़ेंगे सारणी की सहायता से। और उसी के आधार पर जो है ये आपका सारणी के आधार पर ही ये तीनों विलयनों पर जितने भी अपन प्रकार पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और इसको अच्छे से आपको तैयार भी करना है। तो जब किसी एक गैस को अन्य किसी गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, तो अब गैस भी हो सकती है द्रव या ठोस भी लेते हैं, तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, गैसीय विलयन प्राप्त होता है। जब किसी एक गैस को अन्य किसी गैस के साथ मिश्रित किया जाता है तो गैसीय विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं यहां पर द्रव विलयन की। तो द्रव विलयन क्या होगा, जब किसी ठोस द्रव एवं गैस को अन्य किसी द्रव में घोला जाता है, अन्य किसी द्रव में घोला जाता है तो द्रव विलयन प्राप्त होता है। द्रव विलयन प्राप्त होता है। तो यानी कि जब अपन कोई ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे
आपका क्या हो, गैस हो, अपन इसको किसी अन्य द्रव में जो है घोल देते हैं तो द्रव विलयन है आपका प्राप्त होता है। जैसे कि आपका ठोस है, इस ठोस को मैं अन्य किसी द्रव में, जैसे ठोस के रूप में क्या मान लिया, सोडियम क्लोराइड नमक, नमक को द्रव में, द्रव का मतलब जल, तो नमक को जल में घोला तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगा। या द्रव का द्रव में विलयन, यानी कि किसी द्रव को अपन अन्य किसी द्रव में घोलते हैं, जैसे पानी और दूध हो गया तो ये द्रव हो गया। गैस को अपन किसी अन्य किसी द्रव में, तो गैस आपकी ऑक्सीजन गैस हो ही गई और वो आपकी द्रव में यानी कि जल में घुलती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये अन्य अभी उदाहरण करेंगे उससे स्पष्ट होगा। फिर आता है आपका ठोस विलयन, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, जब किसी ठोस द्रव एवं गैस को अन्य किसी ठोस में अनियमित रूप से परिलक्षित करते हैं तो ठोस विलयन प्राप्त होता है। तो ठोस विलयन प्राप्त होता है जब किसी ठोस द्रव या गैस को अन्य किसी ठोस में अनियमित रूप से परिलक्षित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठोस विलयन है वो आपका प्राप्त होता है। अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी आपको अलग देखने को मिल रही होगी, अन्य किसी ठोस में अनियमित रूप, क्यों अपन जनरली जानते हैं ठोस के अंदर है आपका ठोस को मिलाना, द्रव को मिलाना, गैस को मिलाना है, वो आपका क्या होता है, इन सब की कंपैरिजन में इनमें घुलनशीलता, आपकी ठोस के अंदर घुलनशीलता का नेचर है आपका कम होता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब जाकर के ये घुलेगा। ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर पर आपस में ही आपके मिल जाते हैं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, अन्य किसी ठोस में अपन है अनियमित रूप से इसको परिलक्षित किया जाता है। अब वो किस प्रकार से करते हैं वो आपने धातुओं में पढ़ा होगा, जैसे किसी धातु के साथ किसी धातु को मिलाना है, सोने के साथ तांबा जो है मिलाना है, तो ठोस के साथ ठोस मिलाना है तो गर्म करना पड़ेगा, द्रव के रूप में लेके आना पड़ेगा, फिर उसको मिक्सचर करेंगे, उसको मिश्रित करेंगे। तो ये परिभाषा इस प्रकार से आपको याद रखनी है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन है आपके तीन प्रकार के हो गए, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, ठीक है। और तीनों की परिभाषा आपके सामने। अब देखो ये भौतिक अवस्था के आधार पर यहाँ पर बोला है, तो किसके आधार पर, यानी कि विलयन की भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं या इसके अंदर जो है दो आपके घटक पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं विलयन की कोई भौतिक अवस्था नहीं होगी, विलयन के अंदर विलयन की भौतिक अवस्था को कौन निर्धारित करेंगे, क्यों अपन जानते हैं विलयन बनता है विलय प्लस विलायक के आधार पर, यानी कि विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो आपकी निर्धारित होगी या बनेगी किसके आधार पर, जो आपके विलयन के अंदर क्या पाए जाते हैं, विलय एवं विलायक। तो अब आप जो है इसको अपन है एक सारणी से जो स्पष्ट रूप से जो इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो सारणी ही आपकी बोर्ड एग्जाम में वहां से सीधे एग्जाम्पल है आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां से अगर मैं पूछ रहा हूं तो कितने प्रकार के विलयन है संभावित हो सकते हैं, अगर इन तीनों विलयनों की मैं बात करूं तो इसके आधार पर विलय और विलाय की जो है अवस्था के आधार पर या विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन हैं संभावित हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं गैसीय विलयन की बात करता हूं तो गैस को किसके साथ मिला रहे, गैस के साथ में, द्रव और ठोस के साथ में, इसका मतलब यहां पर कितने प्रकार के विलयन बन गए, तीन प्रकार के, यानी कि एक गैस को अन्य किसी गैस के साथ या द्रव या ठोस के साथ, तो ये एक गैस थी, गैस को गैस के साथ मिलाया, गैस को द्रव के साथ में, गैस को ठोस के साथ में, कितने विलयन बने, तीन प्रकार के। फिर आते हैं अपन यहाँ पर द्रव में, तो द्रव में अपन क्या करते हैं, इस द्रव को किस में मिलाएंगे, इस द्रव को ठोस में मिलाएंगे, इस द्रव को द्रव में मिलाएंगे और इस द्रव को किस में मिलाएंगे, गैस में मिलाएंगे। तो यहाँ पर कितने प्रकार के विलयन बन जाएंगे, तीन प्रकार के विलयन। फिर आते हैं यहाँ पर ठोस विलयन, तो ठोस को किस में मिलाएंगे, ठोस में मिलाएंगे, ठोस को किस में मिलाएंगे, द्रव में मिलाएंगे और ठोस को किस में मिलाएंगे, गैस में मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है कितने प्रकार के विलयन है संभावित हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर होंगे ही, संभावित हो सकते हैं। तो कितने हुए, तीन तीन 6 और 3 9, यानी कि कुछ एक के उदाहरण मिलेंगे, कुछ एक के उदाहरण आपको कम मिलते हैं। तो 9 प्रकार के जो है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन है, जिसमें विलय और विलायक की प्रकृति की जो है या विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपके विलयन बनकर के आते हैं वो टोटल कितने विलयन प्रकार के बनते हैं,
उनको 9 प्रकार से जो है आपका बांटा जाता है। किसके आधार पर? विलयन में जो विलय और विलायक है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को जो है कुल 9 प्रकार से जो है आपका वर्गीकृत है किया जाता है। अब वो 9 प्रकार किस प्रकार से होते हैं तो उसको एक सारणी की सहायता से आपको समझना है। सारणी जो है पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं या जो आपको दिए जाएंगे इस चैप्टर के, तो वहां पर है सारणी बनी हुई है, या फिर जो आपकी जो है एनसीईआरटी जो आपकी बोर्ड की जो बुक है उसमें भी आपकी ये सारणी है अच्छे से दे रखी है, जिससे जहां से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो, या फिर सारणी अभी जो है बोर्ड पर बना देंगे तो वहां से आप उतार करके और इसको अच्छी तरीके से याद करना, क्यों यहाँ से जो है सीधे एग्जाम्पल है इस सारणी से पूछे जाते हैं। तो अपन है नेक्स्ट जो है आपके सामने जो है विलयनों के जितने भी संभावित प्रकार है कुल 9 प्रकार के जो है विलयन है जिसको अपन है वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहला प्रकार है विलयनों में गैसीय विलयन। अगर मैं गैसीय विलयन की बात करता हूं तो गैसीय विलयन में देखो विलय क्या होगा? गैस। विलय पदार्थ आपका क्या होगा? गैस होगा, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो आपके क्या है? विलायक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो है वो आपके सारे क्या है? विलय है, और यहाँ पर जो है वो आपके सारे क्या है? विलायक है। अब विलय क्या होता है? जो स्वयं घुलेगा किसके अंदर? विलायक के अंदर, तो वो हो जाएगा आपका विलय। और विलायक क्या करेगा? जो घोलने का कार्य करता है वो आपका क्या होता है? विलायक होता है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस विलयन में आपका जो अधिक मात्रा में है वो विलायक, और जो है कम मात्रा में वो विलय। और दूसरी परिभाषा क्या है? जो घोलने का कार्य करता है वो विलायक हो जाएगा, और जो स्वयं घुलता है वो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये सारे क्या हैं? विलय हैं। इसका मतलब ये क्या करेंगे? घुलने का कार्य करेंगे, यानी कि स्वयं घुलेंगे और इस विलयन में कम मात्रा में। और विलायक क्या है? जो घोलने का कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में होगा। जैसे कि मैं गैसीय विलयन में पहला प्रकार है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन, तो ये विलय पदार्थ भी गैस है और विलायक भी क्या है? गैस है। विलयन बनेगा वो भी कैसा विलयन होगा? गैसीय विलयन ही होगा, जिसके उदाहरण हो गए कोई भी दो गैसों का मिश्रण, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अपने वायुमंडल में अपन देखते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्या है? अपने वायुमंडल में चारों तरफ आपस में क्या रहती है? घुली हुई रहती है। तो वो क्या हो गया? वहां पर विलय भी क्या है? गैस है। विलायक भी क्या है? गैस है। एक गैस ज्यादा मात्रा में है तो दूसरी गैस आपकी क्या हो जाएगी? कम मात्रा में। जैसे नाइट्रोजन अधिक है तो आपकी जो है ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? कम होती है। तो एक विलय हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? विलायक, और पूरा मिलकर के क्या बन जाएगा? विलयन। ये भी गैस है, ये भी गैस है, विलयन भी कैसा होगा? गैसीय विलयन। तो ध्यान रखना है कि गैसीय विलयन इस प्रकार का विलयन है, इस प्रकार का गैसीय विलयन जिसमें विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, उनके उदाहरण लिखिए। प्रश्न ये बन सकता है कि इस प्रकार का गैसीय विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों ही पदार्थ है, आपकी जो है दोनों ही पदार्थों की जो भौतिक अवस्था है, यानी कि विलय की और विलायक की, दोनों ही जो आपके पदार्थ है उनकी भौतिक अवस्था है वो आपकी गैसीय हो, तो उसका उदाहरण क्या होगा? तो दो गैसों का मिश्रण, जैसे कि आपका O2N2 या H2N2 या अन्य भी कोई गैसें हो सकती है। फिर देखो गैसीय विलयन में अगला प्रकार है विलय आपका यहाँ पर गैस ही रहेगा, यानी कि घुलने वाला कार्य गैस ही करेगी। विलायक आपका क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, जिसमें अपन क्या देखते हैं? जैसे कि गैस और वायु में जल वाष्प का मिश्रण। वायु में क्या हो जाएगा? जल वाष्प का मिश्रण। अब देखो वायु में जल वाष्प का मिश्रण कैसे होगा? तो वायु में जल वाष्प का मिश्रण होता है, अपना चारों तरफ जो है ये वायुमंडल है, तो इसमें क्या रहती है? जल वाष्प है वो रहती है, यानी कि जो है पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं वो जल है वाष्पित के रूप में रहता है। उस वाष्प का संघनन होता है तभी आपका क्या होता है? वो वाष्प है बूंदों के रूप में आती है, जिससे टेम्परेचर कम होता है। और इस घटना को आप देखते भी हो, सुबह के समय आपको जो है पौधे होते हैं उनपे जो है पानी की जो है हल्की हल्की बूंदे हैं वो दिखाई देती है सुबह के समय। ऐसा क्यों होता है कि रात को जो है वाष्प उत्सर्जन हुआ, उसकी वजह से जो जल वाष्प थी वो ठंडी होकर के, रात को टेम्परेचर कम हुआ तो ठंडी होकर के वो जल है जल वाष्प थी, जो वाष्प की अवस्था में थी वो संघनित होकर के द्रव अवस्था में हो गई। तो अपना पूरा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जल वाष्प का मिश्रण, तो जल वाष्प है वो तो आपकी किसके रूप में हो जाएगी? द्रव के रूप में, क्योंकि जल है वो आपकी बूंदे होगी, और वायु है वो आपकी किसके रूप में हो जाएगी? गैस के रूप में आपकी हो जाएगी।
फिर आते हैं अपन है अगला है गैस का और जो है ठोस का विलयन। तो जितने भी गैसों में जो ठोसों का ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन में अपन क्या देखते हैं, ठोस से सीधा किस में आ जाते हैं, गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि कपूर अपन है, अगर आप कपूर को जलाते हो तो कपूर है, कपूर की जो गोली आती है वो ठोस अवस्था में रहती है। जैसे ही आप उसको जलाते हो तो वो ठोस से सीधी कौन सी अवस्था में आ जाती है, गैसीय अवस्था में आ जाती है। यानी कि बीच की अवस्था द्रव को पार नहीं करती है, सीधी गैसीय अवस्था में चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उस अवस्था में जो है कपूर वो आपका ठोस हो गया और उससे जो है गैसें बनी, उन दोनों का जो विलयन बनेगा वो विलयन कैसा रहेगा, गैसीय विलयन आपका रहेगा। अब ये गैसीय विलयन है तो जनरली अपने को दिखाई नहीं देता है, क्यों, गैसें हैं आपकी जो है दिखाई जो है जनरली जो है आपकी दिखाई देने की प्रवृत्ति उनमें गैसों में क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो है कपूर जल गया तो कपूर तो ठोस अवस्था में था, उसके जलने से जो गैस बनी तो उन ठोस और गैस का आपस में मिश्रण हुआ तो वो विलयन कैसा बन जाएगा, गैसीय विलयन। फिर आते हैं द्रवीय विलयन या द्रव का विलयन है। तो इसमें विलय आपका क्या है, गैस, द्रव और ठोस, और विलायक इन सब में आपका क्या रहेगा, द्रव ही रखना है आपको। इस चीज का इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी कि इसमें जो है द्रव विलयन में जो विलायक है वो आपका हमेशा ही क्या रहता है, द्रव ही रहता है। जैसे जल है, जल क्या है आपका, द्रव है, तो जल सार्वत्रिक विलायक है। इसलिए जो है द्रव्य विलयन में ध्यान रखना है कि विलायक है वो आपका कौन सी स्टेट में रहता है, द्रव। और अपन जो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा जो अगर विलयन के प्रकारों में काम में लेते हैं, कोई सा भी सॉल्यूशन या विलयन बनाते हो तो वो आपको जनरली द्रव के रूप में ही मिलता है, और इसी को अपन है जनरली सबसे ज्यादा यूज लेते हैं। तो विलायक में ध्यान रखना है, द्रव्य विलयन में आपको विलायक की प्रकृति है वो सभी जगह क्या रखनी है, द्रव के रूप में रखनी है। अब देखो इसमें विलय है, यानी कि विलायक तो सभी में अपने क्या हो गया, द्रव। अब अगर अपन है इस द्रव में क्या विलय क्या मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, जैसे कि सोडा वाटर। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो है सोडा वाटर होता है उसमें अपन गैस मिलाते हैं। अब सोडा वाटर में कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस, जो कि विलय है, उसको अपन क्या करेंगे, जल में घोलते हैं, और जल में घोलने से आपका क्या बनता है, सोडा वाटर बनता है। तो देखो सोडा वाटर, वाटर तो आपका क्या हो गया, द्रव के रूप में हो गया, विलायक हो गया, और उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोल रहे हैं वो गैसीय स्टेट में होगी, उससे जो विलयन बना वो अभी भी आपका सोडा वाटर है। कौन सी स्टेट में रहेगा, सोडा वाटर है, अपन सोडा वाटर पीते हैं, कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था में अपने को दिखाई देता है, द्रव अवस्था में। तो देखो सोडा वाटर में जो है आपका वाटर है वो द्रव अवस्था में, और जो आपकी CO2 गैस है वो आपकी गैसीय स्टेट में, और उससे विलयन बना वो भी द्रव्य विलयन। फिर है द्रव और द्रव का आपस में विलयन। तो ये तो आपका सबसे सिंपल है कि कोई भी दो द्रव है उनको आपस में मिला दो तो उससे जो मिश्रित द्रव बनेगा वो द्रव्य विलयन होगा। या फिर जल में अपन क्या मिला देते हैं, एल्कोहल। तो जल भी द्रव अवस्था में, एल्कोहल, एथेनॉल और मेथेनॉल ये भी कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो ये भी उदाहरण किसका हो जाएगा, द्रव और दो, विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव। तो इस प्रकार से जो है विलयन बना वो भी द्रव्य विलयन। तो ये इसके हो गए उदाहरण। फिर द्रव्य विलयन में अगला प्रकार है द्रव के साथ में क्या घोला जाए, ठोस घोला जाए। किस प्रकार से, उदाहरण के साथ में, जैसे जल, जल तो क्या हो गया आपका, द्रव हो गया, और इसके साथ में क्या बोल दिया, नमक, नमक क्या हो जाएगा आपका, ठोस। तो ये हो जाएगा आपका जो ठोस और द्रव से मिलकर बना। लेकिन अगर अपन जल में नमक घोलते भी हैं तो उससे जो है आपका क्या होगा, जो विलयन बनता है वो अपने को कौन सी अवस्था में मिलता है, द्रवीय अवस्था में मिलता है, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। या फिर जल में क्या बोल दो, शर्करा यानी कि चीनी। तो चीनी आपकी ठोस अवस्था में, जल क्या है, द्रव अवस्था में। तो जल आपका द्रव अवस्था में, यानी कि जो विलायक है घोलने का कार्य करेगा, और जो है ठोस चीनी है वो आपकी विलय जो घुलने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार से ये द्रव्य विलयन आपका कंप्लीट है। फिर आते हैं अपन ठोस विलयन के प्रकार में। तो ठोस विलयन में अपन क्या देखते हैं, आपका जो है ठोस और गैस का आपस में क्या कराते हैं, मिश्रण कराते हैं। जैसे कि धातु की सतह, उन पर जो गैसों का अधिशोषण होता है, जैसे कि पैलेडियम द्वारा H2 की सतह पर। ये अपन है पृष्ठ रसायन जो पार्ट आएगा अपना, जो है 5वां पार्ट है आपका जो है 12th क्लास में, पृष्ठ रसायन। वहां पर पृष्ठ रसायन में अपन पढ़ेंगे अधिशोषण क्या होता है। एक बार आप इस उदाहरण को सीधा याद रखना कि जितनी भी धातुएं होती है उन धातुओं पर क्या होती है, उसकी धातु की जो सतह होती है उसकी सतह पर गैसें आकर के क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको अधिशोषण कहा जाता है। अब ये पूरा डिटेल में अपन है पृष्ठ रसायन में पढ़ेंगे किस प्रकार से अधिशोषण होता है। फिर आते हैं द्रव का ठोस में विलयन। तो भी यहाँ पर क्या होगा,
जो है क्यों, ध्यान देना, जैसे ठोस पर अगर कोई गैस आकर के टिकेगी तो वो आपकी क्या उसकी सतह पर इकट्ठी होगी, तो फिर भी वो आपका विलयन कैसा रहेगा, ठोस ही रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा ठोस है आपका द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, विलयन आपका ठोस ही रहेगा। दूसरे वाले में अपन क्या देखते हैं, ठोस और द्रव को आपस में जो है मिश्रित करते हैं। जैसे कि आपका द्रव के रूप में कोई विलय है तो उसमें अपन ने क्या मिला दिया, पारा, जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, पारे को किस में मिला दिया, कॉपर में मिला दिया, या पारे को किस में मिला दिया, जिंक में मिला दिया। उससे जो विलयन बनेगा वो विलयन आपका कैसा रहेगा, ठोस विलयन। यानी कि पारा या मरकरी को धातु के अंदर, तो धातु ठोस अवस्था में होगी, पारा है वो आपकी कौन सी अवस्था में होता है, अपन जानते हैं द्रव अवस्था में होता है पारा। तो पारे को अपन ने धातु मिला दिया, धातु कौन सी अवस्था में होगी, ठोस। लेकिन जो विलयन बनेगा वो अभी भी कौन सी अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में ही रहेगा। फिर लास्ट है आपका ठोस का द्रव में। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट डाल के ये पोस्टर में लिखा है ठोस, क्यों, ठोस और ठोस को आपस में जो है एक फिक्स टेम्परेचर पर जो है अपन है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ले जाकर ही इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रकार रहेगा, मुख्य प्रकार आपका ये रहेगा ठोस का, वापिस किस में रहेगा, द्रव के रूप में जो है आपका मिश्रण रहेगा। अब इस ठोस को आपको इस द्रव के रूप में नहीं मानना है, यहाँ पर ठोस है वो क्या होगी, ठोस में ठोस, यानी कि दो धातुओं से रिलेट करना है कि दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं, तो पहली धातु भी ठोस अवस्था में, दूसरी धातु भी ठोस अवस्था में, लेकिन वो ठोस अवस्था में मिलेगी नहीं आप किसी तरीके से। तो इसके लिए जैसे इसका उदाहरण अपन समझ सकते हैं, सोना, सोने और तांबे को आपस में मिलाते हैं तो अपने को पता है उनको गर्म करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन उसको गर्म करेंगे तो वो धातु पिघलेगी, और पिघलने से वो धातु कौन सी अवस्था में आ जाएगी, द्रव अवस्था में आ जाएगी। इसीलिए आपका यहाँ पर जो है आगे क्या लिखा है, द्रव। तो जितनी भी मिश्र धातुएं होती है, यानी कि मिश्र धातुएं बनाते हैं अपन कॉपर और जो है Au यानी कि गोल्ड की, और जिंक और कॉपर यानी कि जो आपका जस्ता और कॉपर है, तांबे किससे जो अपन बनाते हैं, पीतल है, कांसा है, ये जो आपकी मिश्र धातुएं होती है वो ठोस का ठोस में, लेकिन ध्यान रखना है द्रव अवस्था में लेके आएंगे तब आपका विलयन बनेगा। तो ये था आपका विलयनों का प्रकार, जिसमें अपने को सारणी की सहायता से विलेय पदार्थ कौन सी अवस्था में है, विलायी पदार्थ कौन सी अवस्था में है, और उनके उदाहरण हैं, इनको आपको याद रखना है। अब यहाँ से जो है विलयनों का जो प्रकार है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा उसके बारे में है अपन है कल के वीडियो में विस्तार पूर्वक है अध्ययन करेंगे। तब तक जो है आप ये सारी चीजें हैं इस सारणी को पूरा रिवाइज कर लेना और इसको अच्छी तरीके से याद रखना। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, उदाहरणों की सहायता से इस यानी कि इन दोनों को आपस में ऐसे क्या, गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, उस प्रकार से याद नहीं होगा। उदाहरण को पकड़ना है और उदाहरण से विलय और विलाय को समझने की कोशिश करना, तो ये सारणी आपकी पूरी याद हो जाएगी। और याद रखनी भी जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।